गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों आप सब? मुझे यकीन है कि सभी लोग बहुत 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 ज्यादा बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द अर्थ, राइट। और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरा पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रयास नहीं, यकीन है कि पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। फिर 10 और 11 दो चैप्टर और बचेंगे। इसके बाद जो है आपका प्रो सेक्शन खत्म, ठीक है। फिर थर्सडे को जो है हमारी जो क्लास होगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। और हम लोग जो है आई गेस थोड़ा ट्रिक वगैरह वाला क्लास रहेगा, या मैं काम करूंगा ना उसको रिकॉर्ड करवा लूंगा। ट्रिक का एक्स्ट्रा क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं वो एक रिकॉर्ड करवा कर, ठीक है, आपका प्लेलिस्ट में वो चीजें डलवा दूंगा, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। क्योंकि जो आपकी ट्रिक वाली वीडियोस होंगी ना, वो तो आपका 15 मिनट या 20 मिनट का होगा, तो उसके चक्कर में एक दिन का पूरा क्लास जो है वो करना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं वो क्लासेस रिकॉर्ड करवा कर इधर कल से ही मैं वो काम में लग जाता हूँ। कल से क्लासेस मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और आपको वो टाइम टू टाइम वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो आप वहां से देख लेना। अलग से फिर वो क्लास लेने से क्या होगा ना, आपका 3 से 4 दिन वो वेस्ट हो जाएगा। पहले ही हमारा वेस्ट हो चुका है सेंटर एग्जाम के चक्कर में, 4-5 दिन क्लास आपका मिस हो गया, ठीक है। बाकी जो है ट्रिक को लेकर 4-5 दिन वेस्ट हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं वो प्री रिकॉर्ड कल मैं बैठता हूँ, कल मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। कल जो है 2-3 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो वो आपको चाहे वो समरी वाला ट्रिक हो, वो एक्सप्लेनेशन वाला ट्रिक हो, तो ये 2 वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा वो वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग जो है सीधा थर्सडे से जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना, आई गेस पोइट्री, है ना, पोइट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसी बीच में आपको वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। मैं क्लास में आपको बता दूंगा कि ये वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। जब भी आपको समय मिलेगा वो आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो 1 घंटा ही मिलता है। अगर मैं इस 1 घंटे में मैं आपको समरी का ट्रिक दूंगा तो फिर वो पीछे एक चैप्टर छूट जाएगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। आपका सारा डाउट, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, समरी कैसे करना है, ये सारी डाउट्स जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपका पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता दूंगा। उसके बाद एक और जो आता है, ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो ये 5 टॉपिक पर, ठीक है, ये समरी, एक्सप्लेनेशन, लेटर, पैसेज और एप्लीकेशन, ये 5 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा ये 20-25 मिनट, आधा घंटा का वीडियो होगा, ठीक है। आधा घंटा का एक वीडियो होगा, आधा घंटे से भी कम, वो तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आधे घंटे से भी कम की वीडियोस होगी, ठीक है। वो 5 वीडियोस होंगी, आप उन 5 वीडियोस को अच्छे से देख लेना, कभी भी समय मिले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चीजों को, इधर कंटिन्यू पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रहा बात स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ना, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी 7 चैप्टर हैं, ठीक है। और 7 चैप्टर जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको मैं क्या करूंगा ना, 2 क्लास में खत्म करूंगा, ठीक है। मैं वैसे देखूंगा कि अगर एक क्लास में हो जाए तो ठीक है, वरना 2 क्लास लूंगा, जिसमें एक दिन में 7 चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको एग्जाम कैप्सूल देता हूं, ठीक है, वो 7 चैप्टर का मिला के जो आपका मेन पॉइंट्स होगा वो एक दिन हम लोग कर लेंगे। और अगले दिन जो है उसका जितना भी एमसीक्यू वगैरह है, जितना भी क्वेश्चन वगैरह है वो कर लेंगे। तो 2 दिन में हम लोग जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पूरा क्लास कर लेंगे, वन शॉट करके ना, क्योंकि 6-7 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं बैठ के देख रहा था चीजों को, तो मुझे लगा कि 7 चैप्टर को 7 दिन देना बेवकूफी है, ठीक है। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और अभी हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जब चीजें एक दिन में, ठीक है, पूरी की पूरी चैप्टर हमारी पूरी की पूरी बुक कवर हो सकती है, तो उसमें 7 एक्स्ट्रा दिन देना वो बेवकूफी वाली बात है। तो वहां से भी हमारा 5 दिन जो है कट शॉर्ट होगा, ठीक है। तो एक क्लास में पूरा का पूरा जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगा, और दूसरे दिन जो है उस सारे चैप्टर का मिला के जितना भी आपका एमसीक्यू वगैरह बनता है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो करवा दूंगा। तो इससे जो है आपका बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। आज का ये चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना, जिसका नाम है द अर्थ। वो जो बेंजी वाला जो चैप्टर था, है ना, बेंजी वाला चैप्टर। तो आप बिल्कुल देखो, आपने मुझ पर भरोसा रखा है, तो ये मत सोचना कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी में उड़ा दूंगा, नहीं, ठीक है। आपने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को मैंने बिल्कुल, है ना, अच्छे मन से निभा रखा है अभी तक, आगे भी निभाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आराम आराम से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल नो डाउट के साथ,
ठीक है, जितना मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा उससे एक भी पॉइंट आगे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत सोचना कि सर आप 7 चैप्टर को एक दिन में क्यों करवा रहे हो। देखो, सातों चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ओल्ड इंग्लिश है 449 एडी से लेकर, है ना, क्या कहते हो 10 है ना 50, ठीक है, हाँ सर 1050। उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश शुरू होती है, उसके बाद से फिर मॉडर्न इंग्लिश शुरू होती है। तो वो तीनों चैप्टर क्या है, आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वहां पर क्या किया है, 3 अलग अलग चैप्टर बना दिया है, तो वो बेकार है। ठीक है, उससे अच्छा है कि हम लोग एक ही दिन में मॉडर्न, ओल्ड से लेकर मिडिल से लेकर मॉडर्न पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी चिंता मत करना आप। आगे बढ़ते हैं बच्चे, द अर्थ हमारा चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो टॉपिक है वो क्या है, द अर्थ। ये किस टाइप का टॉपिक है बच्चे, तो ये हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है। इसे लिखा किसने है, तो H.E. बेट्स ने लिखा। ये इनका पिक्चर है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो इनका बर्थ प्लेस इंग्लैंड है। बर्थ ईयर कब का है बच्चे, तो 1905 में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुआ है, 1974 में मृत्यु हुई है। इन्होंने क्या क्या काम कर रखे हैं, तो इन्होंने, ये बच्चे जर्नलिस्ट थे। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये जर्नलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, है ना, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। हाँ, 1066 एडी कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, फिर 1150 से लेकर 1500 एडी जो है हमारा वो मिडिल इंग्लिश होता है। फिर 1500 के बाद से जो ही है अपना वो हमारा मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश, राइट। चलो, तो अब यहां पर बात करते हैं इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ फेमस बुक्स हैं। कौन कौन से हैं, फेयर स्टूड द विंड फॉल फ्रेम 1944 में लिखा है। द पर्पल प्लेन 1947 में लिखा है। द जाकरांडा ट्री 1949 में लिखा है। द स्कारलेट शॉर्ड 1951 में लिखा गया है। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखी गई। ये कुछ किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, काफी, है ना। हाँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे की भी मैंने ट्रिक दे रखी है। एक बार फिर से मैं आपको ऐसे की ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, ऐसे की ट्रिक भी दे दूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये 6 ट्रिक्स, एक ट्रिक नाम का मैं एक फोल्डर बनवा दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक नाम का एक फोल्डर बनवा दूंगा, और ये 6 के 6 ट्रिक जो है ना उस ट्रिक वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। एग्जाम कैप्सूल देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। ठीक है, जो अर्थ है बच्चे वो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। ऑल दैट जॉनसन्स हैड वॉज अ प्लेन अ प्लो, a 2-wheeler cart, tools, a 4 ace plot and a bony brown mare। ठीक है, अब यहां पर H.E. बेट्स ने जो है ये कहानी लिखी है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, ठीक है, 2-3 लोग इसमें मेन हैं। पहला है जॉनसन। ठीक है, जॉनसन्स जो कि एक किसान रहता है। ठीक है, एक फार्मर है, एक गांव में रहता है, वो किसान है, और वो कभी कभी उपदेश भी देता है, प्रीचर भी है। ठीक है, उसके बाद जॉनसन का बेटा है बेंजी। ये भी एक बहुत ही मुख्य, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसके अलावा एक और आदमी है जिसका नाम है सैंडर्स। ठीक है, और सैंडर्स जो है जिस प्लॉट पर जॉनसन रहते हैं ना, वो प्लॉट जो है वो सैंडर का ही है। ठीक है, सैंडर नाम का। और इसमें एक और है जिसका नाम है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है वो बेंजी की वाइफ रहती है। उसके बाद एक डॉक्टर भी है इसमें। ठीक है, जो डॉक्टर जो है सलाह देते हैं बेंजी के माता पिता को कि है आप जो है एक काम कर लो। ठीक है, इस बेंजी को ना एक मुर्गियों का बिजनेस खोल के दे दो। ठीक है ना। तो ये कुछ मेन चीजें हैं, मेन जो इसमें कैरेक्टर्स हैं जो आप ने इसमें पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब यहां पर उसी के बारे में बोला गया है जो जॉनसन है, यानी कि जो किसान है। ठीक है, उनके पास क्या क्या चीजें हैं। जॉनसन्स बोले तो यहां पर जो जॉनसन और उसकी वाइफ है ना, उनके पास, जॉनसन, उनकी वाइफ और बेंजी, उनके पास क्या क्या था। उनके पास एक हल था। ठीक है, एक 2-व्हीलर कार्ट जिसको आप बोल सकते हो, 2 पहियों वाली गाड़ी थी उसके पास। कुछ टूल्स थे जो खेतों में काम आते हैं। ठीक है, 4 एकड़ का एक प्लॉट था जिस पर वो लोग खेती बाड़ी करते थे, जहां रहते थे। ठीक है, और उसके पास एक दुबली पतली सी ब्राउन रंग की, भूरी रंग की क्या थी, एक घोड़ी थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी इनके पास। अब अगर जमीन होगा ही नहीं, अर्थ नहीं होगा, तो इन सब का काम ही क्या है ना। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो हल क्या करोगे। ठीक है, बैलगाड़ी का क्या करोगे, उन टूल्स का क्या करोगे। ठीक है, तो यहां पर इनके पास ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। द जॉनसन्स हैड अ सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी। अब जॉनसन के पास
है ना। इनका एक सीधा साधा सरल मंद बुद्धि वाला एक बालक था इसका, जिसका नाम था, है ना, बेंजी। ठीक है, बेंजी इनका नाम था। जॉनसन वॉज अ पुअर फार्मर एज वेल एज अ लोकल प्रीचर। ठीक है, जो जॉनसन था वो एक गरीब किसान था और साथ ही वो एक स्थानीय उपदेशक था। ठीक है, उपदेश दिया करता था, भाषण दिया करता था। ठीक है, जो बेंजी है ना, एक आप कह सकते हो बेंजी क्या था बच्चे, तो बेंजी हमारा एक बहुत ही गरीब किसान था और एक उपदेशक था जो उपदेश दिया करता था। ठीक है, राइट, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड। एक डॉक्टर, जो मैंने आपको कहा, डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है बेंजी। क्यों बेंजी को सलाह देता है, किस चीज के लिए, उसको कहता है टू कीप हेन्स। ठीक है, डॉक्टर ने बेंजी को मुर्गियां पालने की सलाह दी है। ठीक है, मुर्गियां पालने की सलाह दी है। आगे बात करते हैं, एट फर्स्ट, है ना, बेंजी केप्ट 10 और डजन हेन्स। अब जब इसको सलाह मिल गई तो बेंजी जो है मुर्गियां पालना स्टार्ट कर देता है। शुरू शुरू में बेंजी के पास जो है 10 या लगभग 1 दर्जन के आसपास मुर्गियां होती हैं। ठीक है, इसी से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। आगे, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21। तो बेंजी के माता पिता उधर एक समारोह की तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा ना, तो उसके लिए एक काम किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कहानी में, कि ये समारोह किस चीज के लिए होगा, कि बेंजी के माता पिता जो है बेंजी के लिए कुछ कुछ पैसा जमा कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे ना, तो सारा पैसा जो है तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो है डलवा दिया जाएगा और तुमको एक चेक दे देंगे। ठीक है, वही चेक देने का सेरेमनी, वही चेक देने का समारोह। ठीक है, वो चेक तुमको कब मिलेगा, जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब। ठीक है, तो वही प्लानिंग करी थी किसने, बेंजी के माता पिता ने, कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुमको वो चेक ना बैंक में पूरा पैसा डलवाकर वो चेक तुम्हारे हाथ में सौंप दिया जाएगा। ठीक है, कब, जब वह 21 का हो जाएगा। बेंजी हैड लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 14। ठीक है, बेंजी ने 14 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या है, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। अब वो पूरा का पूरा बेंजी जो है बिजनेस, हैन का बिजनेस, मुर्गियों का बिजनेस में लीन हो गया और मुर्गी पालन के इस बिजनेस को, इस काम को वह पूरा अच्छी तरीके से समझ चुका था। ठीक है, वह इस काम को बहुत ही अच्छे से जान गया था। मुर्गी कैसे पालना है, कब पालना है, क्या क्या खिलाना है, तो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में इसने सब कुछ जान रखा था। ठीक है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट जॉनसन वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स। इसी बीच एक घटना घटती है। ठीक है, इसी बीच क्या होती है, घटना घटती है। पता लगता है कि जो जमीन है वो मतलब बिकने वाला है। तो ये बात सुनकर जो जॉनसन, जो उस जमीन पर कई सालों से रह रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत परेशान हो जाते, अंदर तक परेशान हो जाते हैं कि हम लोग इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अब हमें यह जमीन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इस जमीन को जो इसका मालिक है वो इस जमीन को बेचेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाकर, है ना, जॉनसन कहाँ पहुंचता है, सैंडर्स के पास पहुंचता है। ठीक है, सैंडर्स। अब सैंडर्स कौन है, द रियल ऑनर ऑफ द 4 acres ऑफ लैंड वाज अ मैन नेम्ड सैंडर्स। ठीक है, उस 4 एकड़ का जो जमीन है उसका रियल मालिक कौन रहता है, वो रियल मालिक रहता है सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स। जॉनसन्स हैड बीन द टेनेंट। ठीक है, टेनेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार, ऑफ दिस लैंड फॉर अबाउट 40 years। लगभग 40 सालों से जो जॉनसन और उसका जो परिवार है ना, वो लोग किराएदार के रूप में इस जमीन पर रह रहे थे। ठीक है, इस जमीन पर वो लोग पिछले 40 साल से किराए पर रह रहे थे। असल में वो जमीन इसका नहीं था। ठीक है, जमीन किसका था, सैंडर्स का, तो उसको किराया देता था, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम सैंडर्स। तो बेंजी क्या करता है, उस जमीन को बाद में सैंडर्स से खरीद लेता है। ठीक है, बेंजी मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। और इसी बीच बेंजी एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम रहता है फ्लोरेंस। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज सी वॉज अगली। ठीक है, बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं होती है, क्योंकि फ्लोरेंस दिखने में बहुत अगली होती है, कुरूप होती है, ठीक है। लेकिन बेंजी को फर्क नहीं पड़ता, बेंजी बस ये चाहता है भाई कि मेरे काम में बस मेरी मदद कर देगी ना, बस बात खत्म है। हमको सुंदर चेहरा लेके कौन सा आरती दिखाना है ना, मेरा काम में मेरा साथ दे रही है, मुर्गियों का पालन वो अच्छे से जानती है, ठीक है, इस बिजनेस को वो अच्छे से समझती है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। हमको सुंदर वुंदर नहीं चाहिए, बस मेरे काम में हाथ बटाने वाली चाहिए, ठीक है। और ये वही है, तो हम इसी से शादी करेंगे, भले माँ को पसंद हो, पापा को पसंद हो कि नहीं हो, लेकिन हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, ठीक है। ये होती है। एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, ठीक है। तो 40वां साल, बेंजी लगभग 40 साल का हो चुका होता है, तो 40वां साल खत्म होते होते बेंजी अपनी पत्नी फ्लोरेंस के साथ जो है अपने घर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बेंजी अपने पत्नी के साथ 40 की उम्र में क्या होता है, अपने घर में शिफ्ट हो जाता है, वहीं पर रहने लगता है। अब बात क्या होती है कि माता पिता घर के सामने वाले कमरे में रहते थे, ठीक है। घर जो है, जिस घर में ये लोग रहते थे ना, तो 2 टाइप के कमरे थे, एक तो है ना सामने वाला, एक पीछे वाला। तो इसके माता पिता पहले जो है ना वो सामने वाले घर में रहा करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी पत्नी आती है तो पत्नी जी कहते हैं हम तो सामने रहेंगे भैया, है ना, अपने को पीछे नहीं रहना। तो बेंजी जो है ना, जोरू का गुलाम रहता है, तो पत्नी जी की आज्ञा का पालन करने के बाद अपने माता पिता के पास जाता है, बोरिया बिस्तरा उठाता है, कहता है मम्मी पापा तुम अब बूढ़ा हो गए हो, राम राम तुमको जपना है, तो एक काम करो भैया, है ना, शिफ्ट हो जा। नहीं, वैसे राम राम नहीं, क्रिश्चियन है ना, जीसस जीसस तुमको जपना है, तो जीसस जीसस जपना है तो तुम क्या करोगे घर के आगे रह के, है ना, अब तुम लोग पीछे जाओ, खाना पीना खाओ और जीसस जीसस गाओ, ठीक है। अब मेरी पत्नी जी आगे रहेंगी घर के आगे वाले हिस्से में, ठीक है। ऐसा होता है। फिर इसी बात मतलब ऐसे ही क्या होता है, बीच बीच में फिर जो है कुछ झगड़ा लड़ाई होता है खाने पीने को लेकर। तो फिर बेंजी जो है कहता है अपने पेरेंट्स को टू ईट इन द किचन, ठीक है। पहले सब लोग साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, फिर झगड़ा होता है क्योंकि फ्लोरेंस ठीक से बर्तन वर्तन साफ नहीं करती है, या फिर हो सकता है कि इसकी मम्मी को थोड़ा चिढ़ उठता होगा, है ना, यशु यशु, है ना, बिल्कुल सही बात है, यशु यशु, ठीक है। अरे नतालिया तो वो चैप्टर 11 में है भाई, नतालिया चैप्टर 11 में, हम लोग अभी चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। तो बस यही होता है कि बेंजी दिन झगड़ा होता है तो बेंजी इसका उपाय निकालता है, पापा मम्मी के पास जाता है, बोलता है पापा मम्मी एक काम करो, आप लोग जो है किचन में खाओ, हम लोग अपने अलग रूम में खाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो फिर झगड़ा कुंची का होगा, ठीक है। खैर इसी बीच बेंजी के पास एक कार भी खरीद रखा होता है, क्योंकि बेंजी का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो बेंजी हैड अ फोर्ड कार, उसके पास एक फोर्ड कंपनी की कार भी होती है, ठीक है। फिर आगे बेंजी वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, फिर बेंजी जो है अपने दिमाग में बिल्कुल भी सही नहीं होता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है ना। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। बेंजी जो है एक मंद बुद्धि टाइप का एक लड़का रहता है, ठीक है। वो किसका लड़का रहता है? जॉनसन का लड़का रहता है। जॉनसन कौन है? तो जॉनसन एक किसान रहता है और वो उपदेश भी देता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब चर्च जाता है, उपदेश वगैरह देता है, तो उसका उपदेश देना उसका काम है। और वो लोग एक जमीन, उसके पास एक 4 एकड़ की जमीन होती है, और वो जमीन उनकी खुद की नहीं होती, वो जमीन होता है एक सेंडर्स नाम का एक व्यक्ति है, उसका वो जमीन होता है। तो खैर जो बेंजी होता है वो मंद बुद्धि लड़का होता है, तो डॉक्टर के पास जो है दिखाया जाता है। तो डॉक्टर बोलता है देखो ये मंद बुद्धि है, ठीक तो होना मुश्किल है, एक काम करो इसको किसी काम में उलझा दो। जब ये कोई काम करेगा तो इसका दिमाग यहां वहां जो है नहीं बटेगा और ये काम में बिजी रहेगा, हो सकता है फिर धीरे धीरे इसका दिमाग ठीक हो जाए। तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग तो किसान हैं, तो आपके घर में मुर्गियां तो होंगी, एक काम कर लो आप इनको उसको मुर्गी पालने के लिए दे दो। अब बेंजी को भी बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है मुर्गी पालने में, तो धीरे धीरे वो मुर्गी, उसके पास 8-10 मुर्गियां होती हैं, फिर धीरे धीरे उसका घर बनाना, ठीक है, दाना पानी खिलाना, और ये चीज़ें चलती जाती हैं। फिर जो बेंजी रहता है वो अंडे बेचना स्टार्ट करता है, फिर और मुर्गियां लाता है, फिर और अंडे बेचता है, और मुर्गियां लाता है और अंडे बेचता है। तो इसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, बहुत सारा ये लोगों को मतलब अपने यहाँ काम पे रख लेता है, ठीक है, उसका ट्रक भर भर के उसका जो है अंडा शहर जाता है बिकने के लिए। तो ये सब होता है। तो इसी बीच क्या होता है कि जॉनसन को एक खबर मिलती है कि जिस जमीन पर ये लोग रहते हैं ना, उस जमीन के मालिक ने इस जमीन को बेचने के लिए, है ना, मार्केट में जो है क्या कहते हैं,
बात छेड़ दी है कि अब ये जमीन बिकेगा, तो ये घबरा जाते हैं ये लोग भाई कि भाई हमारे पास तो एक ही चीज है, वो जमीन है, जमीन तो हमारा अपना खुद का है ही नहीं, है ना, अगर जमीन बेच देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ही इनको दुख पहुंचता है, तो सेंडर्स के पास पहुंचते हैं, ऐ सेंडर्स भैया आपने तो जमीन है ना बेचने की बात करे भाई, कुछ तो करो, हम रहम खाओ, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे भाई, है ना, तो तुम भाई गरीब जमीन उमीन मत बेचो, कुछ तो उपाय बताओ क्या करें। तो सेंडर बोलता है देखो टेंशन मत लो यार, तुम जमीन नहीं खरीद पाओगे तो कोई बात नहीं, एक आदमी है जो जमीन खरीद सकता है, ठीक है, अब और खरीद के तुमको वहां पर रहने का मतलब परमिशन दे देगा, एक आदमी है जो जमीन खरीद के तुमको रहने का परमिशन देगा। तो इसका माँ बाप खुश हो जाता है, कौन है भाई, ऐसा कौन आदमी है जो जमीन खरीद के हमको रहने के लिए देगा फ्री में। तो पूछता है कौन है, तो बता जी तुम्हारा बेटा बेंजी, तुमको नहीं मालूम है, बेंजी बहुत पैसा वाला आदमी हो गया भाई, है बहुत, ये जमीन उमीन बहुत खरीद रहा है, बहुत मुर्गियां खरीद रहा है, बिजनेस उसका बहुत बड़ा हो गया है। तो बड़ा खुश हो आता है ये लोग, अरे बाप रे हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसका बेटा क्या करता है, सेंडर से जमीन खरीद लेता है और ये लोग फिर रहते हैं उसी घर में। ठीक है, फिर ऐसे क्या होता है कि मुर्गियों का बिजनेस चलता है तो उसमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, तो सेंडर जो है कुछ एम्प्लॉय को है ना काम पे रखता है, कुछ मजदूरों को। तो उसी बीच में एक लड़की रहती है जिसका नाम है फ्लोरेंस। ठीक है, एकदम उसकी जांघें मोटी मोटी होती है, आंखें एकदम ये मतलब ठीक है ना, मतलब अब प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं वो अलग बात है। तो फिर उतनी खूबसूरत नहीं होती है लेकिन बेंजी को पसंद आ जाती है। ठीक है, अब बेंजी सोचता है कि भाई हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, है ना, और किसी से हम शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि फ्लोरेंस जो रहती है, फ्लोरेंस को मतलब मुर्गियों का अच्छा देख रेख कर लेती है। ठीक है, तो बेंजी खुश रहता है कि भाई मेरी फ्लोरेंस मेरी मुर्गियों का ख्याल रख रही है। ठीक है, तो अब यही होगा मेरी पत्नी, यही धर्म पत्नी होगी। लेकिन उसके पापा मम्मी को पसंद नहीं होता है। ठीक है, बेंजी के पापा मम्मी को वो लड़की पसंद नहीं होती है। वो बोलती है, उसके पापा मम्मी बोलते हैं तुमको तो उससे सुंदर लड़की मिल जाएगी, तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़े हुए हो, है ना, तुम क्या है तुमने किसमें देख लिया। तो ये बोलता है देखिए पापा मम्मी हमको मतलब नहीं है, हमको खूबसूरत लोग नहीं चाहिए, बस मेरा काम हो जाना चाहिए, और मेरा काम हो रहा है तो बस ये लड़की अच्छा से मेरा काम देख लेती है, बस यही इसी शादी करेंगे। खैर कर लेता है, पापा मम्मी क्या बोलेगा। ठीक है, कर लेता है, करने के बाद फिर अपने घर ले आता है। फिर कमरा का अदला बदली होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पहले पापा मम्मी आगे वाले रूम में रहते हैं तो बोलता है नहीं तुम पीछे चल जाओ हम आगे रहेंगे, दोनों पति पत्नी रहते हैं उसमें। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर घर में नोक झोंक है ना, कभी एक दूसरे मतलब फ्लोरेंस और उसकी मम्मी का आमना सामना होता है, तो वो होता था ना डिन 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 डिन, जो आपने सीरियल में देखा होगा। ठीक है, 5 बार जो क्या 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 एकदम एकदम आंखों से लगता है कि एकदम आग झुलसा रहा है, वैसा जब भी ये दोनों आपस में किसी को देखते थे तो एकदम घर का माहौल जो पूरा वो मतलब टेंस माहौल होता था। तो ऐसा कब तक होता, फिर कभी फिर मम्मी जो सास लोग होती है थोड़ा दिक्कत होता है ना, जब उसको मनपसंद बहू नहीं मिलती है तो सास जो है फिर बहू की बुराई वगैरह करने लगती है। यहाँ ये भी वही सास थी। फिर क्या हुआ, फिर बोलती है देखो बेटा तुम्हारी पत्नी बर्तन ठीक से नहीं घसती है, हम तो जो है क्या कहते हैं सोडा से बर्तन घसते थे, इतना चमकता था, तुम्हारी पत्नी जो है बर्तन नहीं झेलती है, ये वो। अब पत्नी जाके कोना में कि देखिए आपकी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है, हम नहीं रहेंगे फलना चिलना। तो फिर बेंजी बोलता है भाई इतना हमको मत पकाओ, हमको अपना बिजनेस पे ध्यान देने दो, एक काम करो मम्मी पापा तुम लोग किचन में बैठ कर खाओगे और हम लोग अपने दूसरे रूम में खाएंगे। ठीक है, और अपना अपना बर्तन जो धोना होगा धो लेना, हमको मतलब नहीं। तो फिर ठीक है भाई, अब बेचारा माँ बाप को थोड़ा टेंशन होता है लेकिन क्या ही बोल सकता है, उसके घर में खाता पीता है तो कुछ बोल नहीं सकता। तो ऐसे ही टाइम चेंज होता है, फिर भी मतलब वो जो है एक दूसरे के जो प्रति जो ईर्ष्या है, ठीक है, मतलब फ्लोरेंस और उसकी मम्मी के बीच में जो ईर्ष्या है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर फ्लोरेंस जाती है, उसको फिर कान में चाबी भरती है, भरते 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 एक दिन जो है पक जाता है। बेंजी बोलता है भाई तुम लोग के चक्कर में ना हमको अपना काम करेंगे कि तुम्हारा घर का झगड़ा सुलझाएंगे। तो बेंजी आता है, पापा हम ये काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा तुम बांधो और तुमको हम छोड़ आएंगे, तुम यहाँ से चल जाओ, है ना। तो बस एक दिन बोरिया बिस्तरा इसका बांध के अपने फोर्ड वाले गाड़ी में जो बैठाता है पापा मम्मी को और जाके रोड पे छोड़ के चले आता है। बोलता अब तुम जाओ अपना जियो रहो और हम लोग अब जो है अपना रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो है कहानी खत्म हो जाती। बस यही थी कहानी, समझ में आ गया, चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हो गया इसमें नहीं है, है ना। चलो तो पूरा स्टोरी क्लियर हो गया ना, चलो।
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने पास देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बेंजी वाज अ सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? बेंजी जो है वो जॉनसन्स का बेटा है। किसका बेटा है? जॉनसन्स का। आगे है, एच ई बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज अ डैश। एच ई बेट्स जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और उन्होंने कुछ समय के लिए और क्या काम किया, तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट का काम किया, ठीक है, पत्रकार। वो तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और कुछ समय के लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की, ठीक है, जर्नलिस्ट भी रहे। नेक्स्ट है, ऑल दैट जॉनसन हैड वाज डैश। जॉनसन के पास क्या था? एक ही चीज थी मेन, वो क्या था बच्चे? अर्थ। अर्थ मतलब यहां पे क्या होता है ना, जमीन, ठीक है। क्या था इसके पास? एक जमीन था, ठीक है, जमीन। नेक्स्ट है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। बेंजी किस चीज के बिजनेस के बारे में सब कुछ समझ गया था? तो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट है, द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स। किसने बेंजी को सलाह दी मुर्गियां पालने के लिए? तो डॉक्टर ने सलाह दी। नेक्स्ट है, बेंजी ओन्ड अ डैश। बेंजी के पास क्या था बच्चे? बेंजी किस चीज का मालिक था? तो एक फोर्ड वैन का, ठीक है, बेंजी के पास एक फोर्ड वैन था, ये इसका मालिक था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हेन्स वेर फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। शुरुआत में बेंजी के द्वारा कितनी मुर्गियां है ना रखी गई थी? तो शुरुआत में इसके पास लगभग जो है 1 दर्जन, अबाउट ए डजन, है ना, 10 से लेकर 12 मुर्गियां थी। तो 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है। नेक्स्ट है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट। बहुत ही गहराई से सदमे में, है ना, तकलीफ के साथ वो एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम रहता है सैंडर्स, और उसको कहते हैं, ये जो लाइन है ना, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है बच्चे द अर्थ, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट है, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। ये सिंपल माइंडेड जैसे ही वर्ड सुनोगे ना तो समझ जाना ये एक ही चैप्टर का हो सकता है, वो है द अर्थ का। किसका हो सकता है भैया? ये लाइन किसका है ना, द अर्थ का है। कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, है ना, बेंजी कितने वर्ष में स्कूल छोड़ दिया था बेंजी ने? तो बेंजी ने 14 ईयर्स के एज में स्कूल छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी, ठीक है, बेंजी के जो पेरेंट्स उन्होंने एक योजना बनाई कि एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जब बेंजी कितने साल का हो जाएगा? तो जब बेंजी 21 ईयर्स का हो जाएगा ना, जब 21 साल का हो जाएगा तो फिर इसके लिए समारोह रखी जाएगी, है ना। एक चीज मुझे लगता है मिसिंग है भाई, कुछ तो छूट गया क्या? समरी पहले होता है कि समरी बाद में करते हैं हम लोग? समरी तो पहले करते हैं कि बाद में करते हैं? ठीक है, जो भी होगा, है ना, समझ भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेन्स। शुरुआत में बेंजी कितनी मुर्गियां रखता था? तो 10 और अ डजन। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन ऑप्शन में चेंजेस था तो मैंने डबल ये लिख दिया था, ठीक है। आगे है, बेंजीज फादर वाज अ डैश। बेंजी के पिताजी क्या थे? बेंजी के पिताजी एक, है ना, एक फार्मर थे, ठीक है, फार्मर थे, और वो एक प्रीचर भी थे। वो क्या थे बच्चे? प्रीचर भी थे, है ना, वाज अ फार्मर एंड अ प्रीचर, ठीक है। वो क्या थे? फार्मर थे और एक प्रीचर थे, है ना, फार्मर और प्रीचर। वो किसान भी थे और वो क्या थे? एक प्रीचर भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एच ई बेट्स बिलोंग टू डैश। एच ई बेट्स कहां से आते हैं बच्चे? एच ई बेट्स का जन्म कहां पर हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है ना। कहां पर जन्म हुआ है बच्चे? इनका बर्थ प्लेस कहां पर है? ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड बोलो या ब्रिटेन बोलो, बात बराबर है ना। यहां पर इंग्लैंड बोलो या ब्रिटेन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंग्लैंड दिया हो तो इंग्लैंड में टिक करना, ब्रिटेन दिया हो तो ब्रिटेन में टिक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज डैश, ठीक है। बेंजीज के पेरेंट्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनके पेरेंट्स जो है बच्चे जॉनसन्स, ठीक है, जॉनसन्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी ने कितने वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया? तो एट द एज ऑफ 14, ठीक है। हु इज बेंजी? बेंजी कौन था? तो बेंजी वाज जॉनसन्स सन, ठीक है। बेंजी क्या है बच्चे? जॉनसन का बेटा है, जॉनसन्स सन है बेंजी। What kind of mind does बेंजी हैव? बेंजी का दिमाग किस टाइप का था बच्चे? तो सिंपल माइंडेड, ठीक है। कैसा दिमाग है इसका? तो सिंपल माइंडेड है, सिंपल है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बेंजी कीप? बेंजी क्या रखा करता था? तो बेंजी जो है मुर्गियां रखा करता था। नेक्स्ट है, वेयर डिड बेंजी कीप हिज हेन? बेंजी अपनी मुर्गियों को कहां रखता था? तो इन द कूप आउटसाइड, ठीक है, घर के बाहर उन्होंने मुर्गियों के रहने के लिए ना एक पिंजरा बना रखा था ना। कूप का मतलब क्या होता है बच्चे? है ना, पिंजड़ा, ठीक है,
मुर्गियों का पिंजरा बना रखा था, उसी में वे मुर्गियों को रखते थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड बेंजी फीड द हेन्स, बेंजी मुर्गियों को क्या खिलाता था, ठीक है, तो उनको जो सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल्स ओनली, वेजिटेबल्स था ना यार, है ना, फूड स्क्रैप, ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, है ना, मुझे लगा ही था ये फूड स्क्रैप ही होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फूड बचा खुचा खाना, ठीक है, घर में जो बचा खुचा खाना होता था ना, वही खिलाया जाता था किसको, मुर्गियों को, ठीक है। तो इसमें एक है ना फूड स्क्रैप, तो वो जो है सिर्फ उसको ना साग सब्जी ही नहीं खिलाता था, उसके अलावा जो कुछ खाना पीना बचता था ना वो भी खिलाया जाता था, तो फूड स्क्रैप हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड बेंजी डू विद द एग मनी, ठीक है, वो जो अंडों से जो पैसा बनता था उसका बेंजी क्या करता था बच्चे, तो उसको वो सेव करता था, ठीक है, क्या करता था, उसको सेव किया करता था। नेक्स्ट है व्हाट डिड बेंजी बाय विद द सेविंग, उस पैसे को सेव करके बेंजी ने क्या खरीदा, तो बेंजी ने एक जमीन खरीदी, लैंड खरीदा। वेयर डिड बेंजीज पेरेंट्स लिव्ड आफ्टर मैरिज, बेंजी के जो माता पिता है शादी के बाद कहां रहने लग गए, तो बैक रूम है ना, घर के पीछे वाले रूम में। हु डिड बेंजी मैरी, बेंजी ने किसने शादी करी, तो बेंजी ने शादी करी फ्लोरेंस से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड बेंजीज पेरेंट्स फील अबाउट फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के बारे में बेंजी के माता पिता क्या सोचते थे, तो वो लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, डिड नॉट लाइक हर, ठीक है, बेंजी के माता पिता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है हाउ डिड बेंजी सॉल्व द क्वेरल एट होम, जो घर पे जो लड़ाइयां होती थी ना, तो उसको बेंजी ने कैसे सॉल्व किया, उसने क्या किया, अपने माता पिता को, ठीक है, कह दिया कि आप दूसरे रूम में जाके खाना खाओ, ठीक है, सेपरेट रूम में, ठीक है, उसने क्या किया, बोला कि आप जाओ और आप सेपरेट रूम में खाना खाना। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द जॉनसन्स रेंट देयर लैंड, जो जॉनसन्स उस लैंड पे, उस जमीन पे रह रहे थे कितने सालों से, तो 40 सालों से उस जमीन पर रह रहे थे। हु ओन्ड द लैंड द जॉनसन्स रेंटेड, जॉनसन जिस लैंड पर किराया देकर रहते था वह जमीन किसका था, तो जमीन था सेंडर्स का, ठीक है। हु फाइनली बाउट द लैंड, आखिरकार उस जमीन को किसने खरीद लिया, तो खरीद लिया उसको बेंजी ने, किसने, बेंजी ने। व्हाट इज द अर्थ अबाउट, जो अर्थ हमारी कहानी है ना, ये किस चीज के बारे में है, तो यह एक परिवार के संघर्ष के बारे में कहानी है, ठीक है, परिवार का संघर्ष उसी की कहानी है ये, ठीक है, राइट। चलिए खत्म, है ना, खत्म, एक परिवार का जो संघर्ष होता है उसी की कहानी है ये, है ना। अब यहां पे देखते हैं समरी, समरी में क्या बोला गया, ध्यान से देखते हैं। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी, अर्थ क्या है बाबू, अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, रिटन बाय इंग्लिश राइटर, ठीक है, एक इंग्लिश राइटर H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जॉनसन, हिज वाइफ एंड देयर सिंपल माइंडेड सन बेंजी हु लिव्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड। ये जो कहानी है ना, ये हमें कहानी बताती है जॉनसन के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसका एक मंदबुद्धि सा बेटा रहता है जिसका नाम है बेंजी, उसके बारे में ये चैप्टर हमें कहानी बताती है। और ये सभी लोग जो है ना इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे, ठीक है, इंग्लैंड के गांव में ये लोग रहा करते थे, ठीक है, तो ये चैप्टर उसी की कहानी बताता है। द पेरेंट्स आर पुअर फार्मर्स, जो पेरेंट्स है ना, जो जॉनसन रहता है वो एक बहुत ही गरीब फार्मर्स रहते हैं। हु रेंट देयर लैंड एंड ड्रीम ऑफ अ बेटर लाइफ, वो लोग जो है जमीन रेंट पे लेके रहते हैं, लेकिन उनके मन में सपना रहता है कि भाई मतलब अपने को अच्छा लाइफ चाहिए, भले वो लोग रेंट लेकर जमीन है ना रेंट पे रहते हैं, लेकिन उनके मन में सपना है कि भाई अपना लाइफ क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, अच्छी लाइफ हो कभी ना कभी। बेंजी दो सिंपल बिकम्स सक्सेसफुल बाय रियरिंग हैंड्स एंड सेविंग मनी, बेंजी जो लड़का होता है ना बच्चा, वो धीरे धीरे क्या करता है, सक्सेसफुल बन जाता है, ठीक है, धीरे 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 जो बेंजी है ना वो बहुत सक्सेसफुल बन जाता है। और वो क्या करता है बच्चे, मुर्गियों को पाल पाल के, और मुर्गियों को पालने के बाद जो अंडे बेच के जो पैसा कमाता है ना, उससे ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाता है अपने लाइफ में। ओवर टाइम ही ग्रोज शेल्फिश एंड फोर्सेज हिज पेरेंट्स टू लीव देयर ओन होम, जैसे जैसे समय बीता जाता है बेंजी जो है जो बहुत चालाक बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने पेरेंट्स को मजबूर कर देता है कि ताकि वो लोग घर को छोड़ के चले जाएं, ठीक है। द स्टोरी
ब्यूटिफुली shows irony and tragedy where the earth that gave them life is ultimately lost through their own son's cold hearted ambition. और ये जो कहानी है ना, एक गजब की कहानी है, एक विडंबना है, एक दुख की बात है कि जिस जमीन ने उनको सब कुछ दिया, जिस जमीन पर वो लोग 40 साल से रहकर खाना पीना खाकर पले बड़े, जिस जमीन की कमाई से ही उसका बच्चा बिजनेस कर पाया है ना, उसी जमीन पर मुर्गियों का घर बना बना के जो उसने बिजनेस किया, उसी जमीन है ना की वजह से, ठीक है, उसी जमीन की वजह से जो है उसका ही बेटा उसी को घर से बाहर निकाल देता है ना। उसका बेटा उसी, जिस जमीन ने उसको सब कुछ दिया, उसी जमीन से अंत में इनके माता पिता को हाथ धोना पड़ता है, घर से निकल जाना पड़ता है। बस यही वो कहानी है। 16 अच्छा, कन्फ्यूजन है क्या 16 में? देख लेता हूं 16 क्या है भाई, 16 क्या है? 16 में 14 सही तो है। जब 14 साल का था तब उसने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है, तो सही है। जिसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे ना 13 में, ठीक है, तो उसमें आप जो है फार्मर में टिक कर देना, ठीक है, फार्मर में टिक कर देना, फार्मर में। ऐसे आपको मार्क्स मिल जाएगा, आप फार्मर टिक करो या प्रीचर टिक करो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन वो फार्मर था। कभी कभी वो जो है उपदेश देने जाता था, लेकिन मेन उसका काम क्या था? वो फार्मिंग वाला ही काम था। तो मेन वो ना फार्मिंग, ठीक है। 13 का भी है, ठीक है। और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है? और किसी क्वेश्चन में डाउट है? बता दोगे एक बार जल्दी से मुझे, है ना। 14 का सी होगा। सी नहीं, फ्रांस में कहा था भाई? इंग्लैंड में था ना। इंग्लैंड को ब्रिटेन कहता ना। वैष्णवी सर, बेंजी ने कितने साल की एज में शादी की थी? 37 या 40? आई गेस 37 या 40, क्योंकि जब लिखा गया था आपके बुक में कि वो 40 साल तक होते होते वो अपने घर में मतलब चला गया था, ठीक है। तो आपके बुक में अगर 37 लिखा गया है, मेंशन किया गया है, तो मे बी 37, अदरवाइज 40। वैसे ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कितने साल में तुमने शादी करी, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपसे। आई होप सो नहीं पूछेगा कि शादी वो कितने साल की उम्र में किया, इतना नहीं पूछेगा। पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल कैसे? अच्छा लिखे, ठीक है, मैं बता दूंगा पैसेज, ठीक है जिन्नत, डोंट वरी, है ना। वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको चिंता नहीं करनी है। 28 वाला समझा दीजिए, प्रिंस कह रहे हैं, ठीक है। 28 में क्या है भाई? जॉनसन जो है ना, कितने सालों तक उस जमीन पर रेंट पर रहा था, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कि जो जॉनसन जो रहते थे ना उस जमीन पर, कितने सालों से वो लोग उस जमीन पर रेंट देके रहते थे, कितने सालों से? तो 40 ईयर्स, 40 सालों से, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। साजन खान, बाबुल सर मेरे कौन है? बाबुल सर मेरे खुद के ममेरे भाई हैं, है ना। बाबुल सर जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो मेरे खुद के मामा के खुद के बेटे हैं, मतलब मेरे खुद के ममेरे भाई हैं वो, है ना। मेरे से वो 1 साल छोटे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो समरी हो गया हमारा। अब हम लोग सीधा आते हैं बच्चे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विद द मनी? बेंजी पैसों के साथ क्या करना चाहता था? बेंजी वांटेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू हिज पेरेंट्स लैंड विद द मनी ही हैड सर्व्ड फॉर फ्रॉम सेलिंग एग्स, ठीक है। बेंजी यह चाहता था कि उसके माता पिता के पास जो जमीन थी ना, उसके बगल वाला जो प्लॉट भी खाली था, ठीक है, तो वो चाहता था कि उसका बगल वाला भी प्लॉट जो है वो खरीद ले, ठीक है। और वो उसके पास पैसे कहाँ से आए थे? तो मुर्गियों का जो अंडा बेच बेच कर उसने जो प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, जो उसको सेव करके रखा था, उसी पैसे से वो, है ना, वो जमीन खरीदना चाहता था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन? मुर्गियों के बिजनेस के बारे में बेंजी क्या समझ गया था? बेंजी understood that hens were for laying eggs and eggs could be sold to earn money
विच कुड बी केप्ट सेफली इन अ बेसिन। ठीक है, बेंजी ने यह समझा कि मुर्गियों का काम होता है अंडा देना, और उस अंडे को बेच करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, और उस पैसे को ना एक बर्तन में सेव करके रख सकता है, जो स्टार्टिंग में वो बर्तन में सेव करके रखता था। ठीक है, बेसिन, बेसिन यहाँ पे ना एक आप कह सकते हो बर्तन है ना, एक मटका आप कह लो। ठीक है, मटका टाइप का एक बर्तन है जिसमें वो लोग पैसा रखता था। आगे बात करते हैं, व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। ठीक है, जो बेंजी के माता पिता के पास जो जमीन थी ना, उसके बारे में वो क्या सोचते थे, उसके माता पिता को क्या लगता था उस जमीन के बारे में। ठीक है, तो बेंजीज पेरेंट्स साइलेंटली बिलीव्ड देयर लैंड वुड वन डे ओवरकम पॉवर्टी एंड बिकम प्रॉस्परस ऑन इट्स ओन। तो उनके माता पिता ये सोचते थे कि जो जमीन है ना, मतलब वो खामोशी से मन ही मन ये सोचते थे कि जो उनकी जो जमीन है ना, उस जमीन से क्या होगा, एक दिन उसकी गरीबी मिटेगी और ये लोग समृद्ध हो जाएंगे ना, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे उस जमीन की बदौलत। ठीक है, ऐसा उनको लगता था। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोरेंस इन दिस स्टोरी, हाउ डिड सी अफेक्ट बेंजीज लाइफ। बेंजी का क्या रोल है ना, क्या इस स्टोरी में बेंजी का क्या रोल है, क्या किरदार है, और उसने बेंजी के लाइफ में कैसे प्रभाव डाला। ठीक है, तो फ्लोरेंस वाज वन ऑफ बेंजीज एम्प्लॉइज हु हेल्प्ड हिम विद द हेन। फ्लोरेंस जो बच्चे बेंजी की एक कर्मचारी थी जो मुर्गियों की देखभाल में बेंजी की मदद करती थी। सी लेटर बिकेम हिज वाइफ एंड इन्फ्लुएंस्ड हिज पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। फिर फ्लोरेंस बाद में क्या हो गई, वह बेंजी की पत्नी बन गई, और बेंजी की पत्नी बनने के बाद बेंजी के जीवन और उसके परिवार के जीवन पर इसने असर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, हु वाज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी। फ्लोरेंस वाज अ वर्कर एम्प्लॉयड बाय बेंजी इन हिज पोल्ट्री बिजनेस। फ्लोरेंस एक वर्कर थी, है ना, ठीक है, एक कर्मचारी थी जिसको नौकरी पर लगाया गया था बेंजी के द्वारा। ठीक है, उसका जो मुर्गी का जो बिजनेस था ना, उसको देख रेख करने के लिए फ्लोरेंस को रखा गया था। वाई डिड बेंजी वांट टू मेरी फ्लोरेंस। बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना क्यों चाहता था। बेंजी वांटेड टू मेरी फ्लोरेंस बिकॉज ही होप्ड सी वुड हेल्प विद द मैनेजिंग द हेन्स एंड हिज बिजनेस। तो बेंजी जो है फ्लोरेंस से इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसको लगता था, बेंजी को ऐसी उम्मीद थी कि जो फ्लोरेंस जो है उसकी मुर्गियों में और उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, मुर्गियों को पालने बुलने में और उसके बिजनेस में भी उसका हेल्प करेगी, इसीलिए जो है वो शादी करना चाहता था। ठीक है, उससे। स्केच द कैरेक्टर ऑफ जॉनसन। जॉनसन के बारे में बताना है ना, जो जॉनसन है, जो किसान है, ठीक है, उनके बारे में चीजें बतानी है। तो जॉनसन वाज बेंजीज फादर। जॉनसन जो है बेंजी का पिता था। अ लोकल प्रीचर, ठीक है, एक स्थानीय वक्ता था, बोलता था। ठीक है, हु बिलीव्ड स्ट्रांगली इन गॉड। और जॉनसन को भगवान पर बहुत जबरदस्त विश्वास था। ही हैड एन इंसेन सन। उसके पास एक अजीब पागल बेटा था। बट केयर्ड फॉर हिज फैमिली, है ना, इसके पास बेटा मंदबुद्धि बेटा था, लेकिन ये अपने परिवार की बहुत चिंता करता था, जो जॉनसन था। ही वॉज ट्रेडिशनल बट वांटेड द बेस्ट फॉर बेंजी, है ना, वह जो है पुरानी सोच, पुराने ख्याल का व्यक्ति था, लेकिन अपने बेटे बेंजी के लिए वह सब कुछ अच्छा चाहता था कि मेरा बेटा अच्छा से अपना लाइफ जिए। भले ही वह पुरानी सोच का व्यक्ति था, लेकिन अपने बेटे के लिए चाहता था सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बेंजी के बारे में बताना है, बेंजी का, है ना। तो बेंजी वॉज अ क्लेवर बट सेल्फिश एंड क्रूअल। बेंजी बहुत चालाक था, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत ही सेल्फिश यानी कि स्वार्थी और बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दयी टाइप का बेटा था। तो ही लुक्ड इनोसेंट एंड सिंपल, है ना, भले ही वह बहुत ही मासूम, बहुत ही सिंपल, सरल दिखता था। ही शोड नो ग्रैटिट्यूड टू हिज पेरेंट्स, लेकिन उसने अपने माता पिता के प्रति कोई भी दया भावना नहीं दिखाई। ही प्रायोरिटाइज्ड हिज पोल्ट्री बिजनेस एंड इवेंचुअली ड्रोव हिज पेरेंट्स अवे। और उसने अपने मुर्गियों के, है ना, व्यवसाय को काफी अहमियत दिया। उन्होंने अपने मुर्गियों का खूब ख्याल रखा और अंत में क्या किया, उसने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे, एक्सप्लेनेशन वाला कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नबील अहमद अब रेंट कितना देता था ये तो नहीं लिखा है किताब में, है ना, तो हमें भी नहीं पता कि वो कितना रेंट दिया करता था।
आफरीन फातिमा आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। आपको इतना अगर आपने लिख दिया ना तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 40-50 वर्ड्स में नहीं हो सकता, ठीक है। ये 40 वर्ड्स में है आंसर, आप अगर जोड़ोगे ना तो कुछ कुछ आंसर आपको जो आप जिसका आंसर 40 वर्ड्स में हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जॉनसन के बेटे का क्या नाम था, तो आप इसको 40 वर्ड में कैसे लिखोगे ये बताओ। आप तो बस इतना ही लिखोगे ना, तो कि जॉनसन सन वाज बेंजी, है ना, या बेंजी वाज द नेम ऑफ जॉनसन सन, इतना ही लिख सकते हो। ये तो मुश्किल से 10 लाइन में नहीं होगा, तो आप इसको 40 वर्ड में कैसे लिखोगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड में नहीं हो सकता। जितना मैंने आपको दिया है ना वो सफिशियंट है। पिछले साल भी बच्चे ने अच्छे से इतना ही याद किया है, अच्छा एग्जाम, अच्छा मार्क्स आया उनको, है ना, 95-97 नंबर तक आए हैं उसको। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, इतना अगर आपने लिख दिया ना तो 110% आपको मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स वो कट नहीं कर सकता, ये मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, ठीक है। आप तो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि देखो मुझे मालूम है ना कि कहां पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो मैं आंसर उसी हिसाब से लिखता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। 40 वर्ड्स के समथिंग में मैं हर एक आंसर लिखने की कोशिश करता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन वाला यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। इट सीम्ड टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। उनको ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जो है बेंजी को उनसे दूर कर देगी। इसका क्या मतलब है? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द अर्थ। इट इज रिटन बाय एन इंग्लिश राइटर H.E. Bates. टू दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट। यहां तक तो लाइन क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में सेम ही होगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन से क्या हम कहना चाहते हैं। Benji's parent felt very insecure and worried after Florence came to their home. जो बेंजी के जो माता पिता थे ना बहुत ही असहज महसूस करते थे, इनसिक्योर फील करते थे, इनको डर लगता था, हमेशा वो चिंता में रहते थे जब से फ्लोरेंस उनके घर में रहने के लिए आ गई। दे थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा, फ्लोरेंस वाज टेकिंग बेंजी अवे फ्रॉम देम। उनको ऐसा लगा कि जो फ्लोरेंस है ना बेंजी को उनसे दूर कर रही है, बिकॉज ही फेवर्ड हर मोर देन देम। और उनको ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि बेंजी जो है बार बार अपनी पत्नी फ्लोरेंस का ही साइड लेता था। तो इससे इनको ना थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गया भाई, कि हमको डर लग गया कि हमेशा जो बेंजी अपनी वाइफ का ही साइड लेता है, हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। इसका मतलब बेंजी की जो बहन है ना, बेंजी की बहन मैं कहता हूं, बेंजी की जो पत्नी है वो हमसे दूर कर रहे हैं इनको। दिस मेड देम फील सैड एंड हेल्पलेस एज देयर सन वाज ग्रोइंग डिस्टेंस। और ये सोच सोचकर इनको बहुत ज्यादा दुख महसूस होता था, ये अपने आप को असहाय महसूस करते थे कि उनका जो बेटा है धीरे 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 उनसे दूर जा रहा है, ठीक है, ये इनको ऐसा लगता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ही न्यू नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हैन। वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, मतलब कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट, यहां पे कहने का मतलब है कि बड़े बड़े बिजनेस के बारे में वह कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुर्गियों के बिजनेस के बारे में वह सब कुछ जानता था, ठीक है। तो इसको बोला गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां तक हम लोग यहां से बढ़ेंगे क्योंकि यहां तक लाइनें क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। ये लिया गया है शॉर्ट स्टोरी द अर्थ से, जिसको लिखा है इंग्लिश राइटर H.E. Bates ने। इस लाइन के माध्यम से जो राइटर हैं वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भाई, that Benji did not understand complicated things like stock market, but he was very knowledgeable about hens and poultry business. इस लाइन से जो राइटर है वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि बेंजी जो है एकदम जटिल, जो बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट और इस टाइप की बहुत सारी बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, इसके बारे में वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, लेकिन हाँ मुर्गियों के बिजनेस के बारे में या पोल्ट्री बिजनेस के बारे में इसको सब कुछ एकदम अच्छे से पता था। ही न्यू हाउ टू मैनेज हेन्स एंड सेल एग्स क्लेवरली। और वो जानता था कि मुर्गियों को कैसे मैनेज करना है और कैसे अंडों को बेचना है, इसको ये सब बातें पता थी। दो सिंपल माइंडेड ही वॉज डिलिजेंट इन हिज ओन स्मॉल वर्ल्ड एंड कंटेंट विथ व्हाट ही डिड। भले ही वो मंद बुद्धि था लेकिन अपने काम में वो एकदम पूरा ईमानदार था और अपने काम से वह पूरा संतुष्ट था, ठीक है, राइट, है ना, कोई दिक्कत। बंटी मैं कोशिश कर रहा हूं बाबू, है ना,
तो ओड टू ऑटम वाला समरी हाफ ईयरली में भी आया था और सेंटअप एग्जाम में भी, तो क्या ये वीवीआई समरी मानू या नहीं? हाँ बिल्कुल मान सकते हो, डेफिनेटली मान सकते हो, है ना। ओड टू ऑटम वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी समरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो यूट्यूब पर आपको, शायद यूट्यूब पर मैं ले आऊं, है ना, या फिर आपके ऐप में, लेकिन वो मैं बताऊंगा। मासूम बोल रहे हैं सर जी आइए चाय पीने, हम पी रहे हैं, आज मेरा फास्टिंग है। हाँ धर्मेंद्र, मैंने कहा था कि आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको शॉर्ट क्वेश्चन का ट्रिक दूंगा, वो दूंगा, है ना। उसमें थोड़ा समय जा रहा है लेकिन वो दूंगा मैं आपको, कोशिश, चिंता मत करो, ठीक है। आपको, आपके लिए मैं 20 से 25 क्वेश्चन लिखूंगा, बस उस 20 से 25 क्वेश्चन को याद कर लो, सारा काम निपट जाएगा उसमें। संजय सर से कैसे मिले? गुरुजी आप संजय सर से कैसे मिले? संजय सर से मैं कैसे मिला? अच्छा, बस मिल गया, जिसे जहां मिलना था वो मिल गया, है ना। देखो एक बात तो मैंने ये सीखा है अपने लाइफ में, मैं बता दूं, थोड़ा सा आपका समय लूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट, कि आप जो भी करो ना बहुत ईमानदारी के साथ करो। मतलब आप जो भी काम करते हो या जिस भी काम में आपको मन लगता है या फिर मन नहीं भी लगता है ना, तो उस काम को एकदम बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ जब आप करोगे ना, जब आप, मेरा काम, मुझे कभी भी टीचर नहीं बनना था, मैं सच कहूं तो मुझे एक बिजनेसमैन बनना था, ठीक है। और बिजनेसमैन ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या था कि मुझे पैसे कमाने हैं, चाहे वो कहां से भी आए, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। पहला, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं था। दूसरा, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे, तो मुझे लगा कि भाई बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने फिर स्टॉक मार्केट सीखा, कुछ कुछ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने कोचिंग में भी ट्राई करा, ठीक है। लॉकडाउन लग गया तो वो बहुत कुछ ऐसा हुआ, है ना, फिर वहाँ, तो फिर जाके मैंने स्कूल वगैरह में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और लेकिन मैं पढ़ाता था जितना मुझे लगता था, है ना, जितना अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ उतना अच्छा से मैं पढ़ाता था। तो बच्चे काफ़ी खुश थे, है ना, वो अच्छा लगता था पढ़ाना मेरा। और बहुत सारे सीबीएसई में, इंग्लिश में 100 में 100 लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। तो कहते हैं ना, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हो, भगवान कहीं ना कहीं आपको देख रहा होता है, आपकी चीज़ें सुन रहा होता है। तो मैं अपने बच्चों से कहता था स्कूल में कि 2025 मेरा बहुत बढ़िया होने वाला है, 2025 में मैं बहुत नाम कमाने वाला हूँ, बहुत फेमस होने वाला हूँ, ऐसा, मतलब पता नहीं, मतलब गट फीलिंग होता है ना। मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं कहूँगा, लेकिन वो मन में था कि होगा, ऐसा होगा, 2025 से मेरी मेरा सब कुछ बदल जाएगा, है ना। मुझे ऐसा, मतलब मैंने मान रखा था, ठीक है। मैंने वो चीज़ें आजकल एक वर्ड फेमस हुआ है, मैनिफेस्ट, ठीक है। आजकल देखा ना, एक वर्ड बहुत फेमस हुआ है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, है ना। तो आजकल ये वर्ड बहुत फेमस हुआ है। तो लेकिन मेरा ऐसा था, मैं उस समय 2020 में ही था, 22 में था, ठीक है, 22-23 में। और मैं कहता था, मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि भाई 2025 मेरा अच्छा जाएगा। और मैं बस वही सोचता था और बस अच्छा अपना काम ईमानदारी से करता था। इसी बीच में जो है मेरी मुलाकात फिर संजय सर से हुई, ठीक है। क्योंकि बाबुल सर जो है संजय सर के बहुत ही परम मित्र, आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनके साथ दोनों लोगों ने आईटीआई का एग्ज़ाम दिया था, तो दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती थी। और उस समय शायद जिस समय मैंने ज्वाइन करा था उस समय इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। तो फिर बाबुल सर ने बताया कि मतलब उनके एक भाई हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 तक को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। और उन्होंने जो है पता लगवाया कि कहाँ मैं पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, मतलब कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, कितना उसका रिजल्ट कैसा आया है। तो उन्होंने सब कुछ पता करा, ठीक है। और उनके मन में सेट हो गया कि हमको युवराज सर को अपने संस्थान में लाना है, डीओसी में लाना है। उन्होंने तय कर लिया, है ना। सर ने मेरा शायद कभी देखा होगा पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ देखा होगा, तो सर ने फाइनल कर लिया कि भाई मुझको चाहिए युवराज सर अपने, है ना। और फिर वहाँ से फिर कांटेक्ट हुआ मेरे से, फिर हम लोगों ने बातचीत वगैरह करा, ठीक है। और फिर जो है मैंने हाँ बोल दिया, भाई ठीक है सर मैं पढ़ाऊँगा। तो तब से जो है मैं दिशा में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मुलाकात हुई हमारी, समझ गए, ठीक है। सॉरी आपका टाइम थोड़ा सा मैंने वेस्ट कर दिया, बट बहुत देर से बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने, फास्टिंग किसी चीज़ की फास्टिंग नहीं है, बस ऐसे ही मन कर, आज मन किया कि 24 आवर्स की फास्टिंग रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मन करता है भाई, कोई फास्टिंग में रखता नहीं। आज मन था कि बस आज एक चैलेंज लेके देखना था कि भाई मैं 24 घंटे फास्टिंग रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो कल मैंने रात में 10 बजे खाया था और आज रात जो है 10 बजे तक मैं खाऊंगा, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ बेडरूम, नाउ दे वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक। ठीक है, एक लाइन लिखी गई है कि सारी उम्र उसके माता पिता ने आगे वाले जो फ्रंट बेडरूम है वहां पर बिताया, लेकिन अब वो लोगों को वो प्लेस खाली करना पड़ा, वेकेट करना पड़ा और उनको पीछे जाना पड़ा, बैक। ठीक है, तो इसको बोला गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस लाइन का मतलब क्या है बच्चे? आफ्टर बेंजीज मैरिज ही फोर्स्ड हिज एल्डरली पेरेंट्स टू लीव द फ्रंट बेडरूम वेयर दे हैड लिव्ड ऑल देयर लाइफ्स एंड मूव इनटू द बैक रूम। यहां पर क्या हुआ कि बेंजी की शादी के बाद, ठीक है, बेंजी ने अपने माता पिता को जोर दिया कि भाई एक काम करो, आप लोग जो फ्रंट बेडरूम में रहते हो ना उसको छोड़ दो और आप लोग जाकर पीछे वाले रूम में चले जाओ। आप लोग बुजुर्ग हो गए हो तो आपको आगे वाला रूम का कोई काम है नहीं, तो हम लोग अब आगे रहेंगे। ठीक है, तो फोर्सफुली जो है उनको हटा दिया गया। दिस इवेंट शोज बेंजीज सेल्फिशनेस and the sorrow of his parents who were pushed aside by their own son। और ये जो घटना घटी ना, ये घटना दिखाता है कि बेंजी कितना स्वार्थी लड़का था और उनके माता पिता के लिए भी बहुत दुख होता है कि उनको अपने ही बेटों के द्वारा जो है मतलब अपना ही रूम छोड़वाना पड़ा। ऐसा कोई माँ बाप बेटा, ऐसा कोई बेटा हो नहीं, भगवान के जैसा कोई बेटा नहीं हो, है ना। अगर आप भी कभी मतलब माँ बाप की सेवा करना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। माँ बाप के लिए अपने मन में ना कुछ भी नेगेटिव चीजें मत रखना कि पापा हमको मारते हैं, मम्मी मारते नहीं, है ना। कुछ भी होता है ना, मैंने अपने माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट दिया है अपने पापा मम्मी को, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है मेरे लिए, मैं आपको बताऊंगा तो आपको रोना आ जाएगा। मैं कभी अपने लाइफ के बारे में शेयर नहीं करता हूं, लेकिन क्या नहीं किया है पापा ने, मम्मी ने, क्या नहीं किया है, मैंने वो चीजें अपने आंखों से देखी है। ठीक है, मैंने वो चीजें देखी है, फील करा है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने क्या क्या नहीं किया है ना। बहुत कुछ तो मैं कभी सुनाऊंगा आपको, है ना, कभी वो मौका मिलेगा तो कभी आपको सुनाऊंगा बहुत। तो इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं उनका ख्याल रखूँ। तो आपको भी ऐसा करना है, बेंजी कैसा नहीं बनना है ना, बेंजी कैसा बिल्कुल मत बनना। नेक्स्ट है, हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स। तो जो जमीन जो कीमत रखती है उनके माता पिता के लिए, वही कीमत मुर्गियां भी बेंजी के लिए रखता है। मतलब जितना इंपॉर्टेंस जॉनसन उस जमीन को देते थे ना, उतना ही इंपॉर्टेंस बेंजी अपने मुर्गियों को देता था। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है, क्या मतलब है इसका। यहां पे मतलब क्या है बच्चे? The writer wants to say that just as the earth was very precious to Benji's parents and was their livelihood, similarly Benji's hands were extremely important to him। यहाँ पे बोला गया कि जिस प्रकार से वो जो जमीन है ना, बेंजी के माता पिता के लिए बहुत कीमती था, प्रीसियस था, क्योंकि उस जमीन से उनको है ना भरण पोषण होता था, उसका खाना पीना उसी जमीन की बदौलत होता था। तो इसीलिए बेंजी के माता पिता के नजर में वो जमीन बहुत ही कीमती था। उसी प्रकार बेंजी के लिए भी उनकी मुर्गियां बहुत ही कीमती थी, क्योंकि उसी मुर्गियों को बेचकर, उसी का अंडा बेचकर, उसी के साथ समय गुजारकर इसको अच्छा फील होता था। तो मुर्गियां जो है बेंजी के लिए बहुत ज्यादा कीमती थी। ठीक है, बोथ वर डीपली अटैच्ड टू देयर पोजेशंस बट फोर्स्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसी प्रकार दोनों ही, जैसे जॉनसन उस जमीन से पूरा अटैच्ड था, उसी प्रकार से जो बेंजी है ना, उस जमीन से, अपने मुर्गियों से बहुत अटैचमेंट फील होता था। ठीक है, दोनों का सोच अलग अलग था, चीजें अलग अलग थी, बिजनेस अलग थे, है ना, लगाव अलग अलग था, लेकिन दोनों के मन में अपने अपने चीजों के लिए है ना इज्जत, सम्मान, कीमत बहुत ज्यादा था। जॉनसन के लिए उसकी जमीन बहुत कीमती थी, बेंजी के लिए उसकी मुर्गियां बहुत कीमती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वैन हैड गॉन दे स्टूड अलोन ऑन द पेवमेंट लुकिंग एट द ग्राउंड। कि जब गाड़ियां, जो गाड़ी फोर्ड वैन था, जब उसको रोड पे उतार कर जब गाड़ियां चली गई, ठीक है, तो उनके माता पिता जमीन को देखते रह गए। इसका मतलब क्या है? आफ्टर बेंजी थ्रू हिज पेरेंट्स आउट ऑफ देयर होम, दे वर लेफ्ट स्टैंडिंग हेल्पलेस एंड अलोन ऑन एन अनफेमिलियर स्ट्रीट। ठीक है, बेंजी ने क्या किया? अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद, ठीक है, जो है माता पिता जो है असहाय होकर, हेल्पलेस होकर, है ना, एक अनजान से सड़क पर खड़े रहे। ठीक है, दिस शोज द सॉरो
loneliness and abandonment faced by the old couple because of their son's heartlessness. और ये दिखाता है कि कितना दुख उन्होंने झेला है, वो कितना दुख झेल रहे हैं, कितना अकेलापन उनको फील हो रहा होगा, कितना असहाय है ना अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनके बेटे ने ही ना, उनका बेटा इतना हृदय से क्रूर था, ठीक है, निर्दयी था कि उसने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया. ये लाइन यही दिखाता है कि अब उसके माता पिता असहाय महसूस कर रहे हैं और बस जमीन को निहार रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था, एक जमीन उनके पास भी थी और जिस जमीन से वो लोग इतना ऊंचा आए थे, आज उसी जमीन से उसको निकाल दिया गया है ना, एक अनजान जगह मरने के लिए छोड़ दिया गया. ठीक है, ये कहानी बच्चे होती है खत्म यहीं पर, है ना. यूसुफ पूछा सर मैं कार कब खरीद रहा हूँ? कार खरीदूंगा, है ना, मम्मी के लिए. मम्मी के लिए तो मैं कार, मम्मी ने बोल रखा है ना मुझे, मम्मी ने मुझे बोल रखा है कि भाई एक घर बनाओ, एक कार खरीदो. मम्मी से कुछ मांगती नहीं है ना. अब मम्मी ने कुछ कहा है, कार, मम्मी तो ऐसे बोलती नहीं, क्योंकि मम्मी को कार में बैठना पसंद ही नहीं है. ठीक है, मम्मी को कार में बैठना पसंद ही नहीं है, क्योंकि जब भी मम्मी कार में बैठती हैं वोमिट कर देती हैं. लेकिन मम्मी ने फिर भी कहा कि तुम्हें कार खरीदना है, तो मतलब पक्का कुछ ना कुछ तो बात होगा, कोई ना कोई बातें तो होंगी, ठीक है, जो उन्होंने मुझे कार खरीदने को कहा है. तो मैं उसका वो सपना भी पूरा करूंगा, है ना. भगवान की कृपा रहे, आप लोगों का प्यार रहे, तो मैं पक्का वो सपना भी पूरा करूंगा एक दिन, है ना. ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चा, बाय बाय, लव यू ऑल. ठीक है, इंग्लिश ठीक लग रहा है कि नहीं? अभी तक चीजें ठीक है कि नहीं, है ना. एक बार मुझे बताओगे इंग्लिश में सब कुछ क्लियर है अभी तक? एग्जाम, सेंटर एग्जाम कैसा रहा सभी लोगों का, है ना, मतलब अच्छा रहा ना? ठीक है, बाकी सबके मुकाबले इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश में चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, या फिर इंग्लिश में जो क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं बन रहे? ठीक है, ये बता दो मुझे बस, है ना. चलिए ठीक है, अच्छी है, ओके ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. बस थोड़ा सा ध्यान देना है, पढ़ना है, और भी जो सब्जेक्ट है ना उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, टेंशन मत लो आप, बस पढ़ाई पर फोकस करो. देखो अभी वो टाइम है, अभी आपको लगेगा कि भाई ये हमसे नहीं बन रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो वो होता है, एग्जाम का टाइम है ना, वो प्रेशर थोड़ा होता है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं बच्चे हम लोग, है ना, कल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 कल. ठीक है, बाय बाय.